मेरी मॉम ने क्लियर कह दिया थाजो भी मुझसे मैरिज करना चाहता है, उसे 50 बक्स देने होंगे। मेरी सिस्टर सब जगह बोलती फिरती थी कि मेरा भाई थोड़ा फैट डार्क और शॉर्ट जरूर है, पर हस्बैंड मटेरियल एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर उसकी सारी फ्रेंड्स पैनिक कर जाती थीं और मुझसे दूर भागती थीं। पर एक दिन जब सु वानरू एक हैंडसम लड़के के साथ बैंक्वेट हॉल में आई तो उसकी सारी फ्रेंड्स शॉक हो गईं। क्या यही तुम्हारा फैट और शॉर्ट भाई है? असल में सु वानरू एक फेमस ब्रोकॉन थी। उसे डर था कि उसकी फ्रेंड्स मुझे टारगेट करेंगी, इसलिए उसने सबको फेक स्टोरी सुनाई कि मैं अगली और स्टिंजी हूँ। इसी वजह से एडल्ट होने के बाद भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। फॉस्टर पेरेंट्स हमेशा गुस्सा होते थे, तुम्हें आखिर कैसी वाइफ चाहिए? मेरा जवाब था जो मुझे उससे ज्यादा लव करे। और उस वक्त मैं बस उसके गले लगकर अपना फेस छुपा लेता था, इसलिए उसने मेरा ब्लशिंग फेस कभी नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वही मेरा सीक्रेट क्रश है। मेरी फीलिंग्स को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मैंने इस सीक्रेट को हमेशा हाइड करके रखा। पर जिस रात ये सच बाहर आया, मेरी सबसे स्पेशल औरत ने मुझे पहली बार स्लैप किया। उसने चिल्लाकर कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, और अगले ही दिन उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी मैरिज अनाउंस कर दी। मेरी और जिंगनियन की वेडिंग में जरूर आना। यह सुनकर मेरे आंसू पूरी तरह ड्राई हो गए थे। और ठीक उसी मोमेंट मिसिंग पर्सन्स एजेंसी का कॉल आया। उन्होंने मेरे रियल पेरेंट्स को ढूंढ लिया था। यही वो पॉइंट था जब मैंने हमेशा के लिए लीव करने का प्लान बनाया। मैंने फॉरेन में अपने रियल पेरेंट्स को कॉल किया, मम डैड मैं आपके साथ फॉरेन शिफ्ट होने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर फोन के उस पार वे एक्साइटमेंट में रोने लगे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है शोयू। अगर उस साल वो अर्थक्वेक ना आया होता तो हमारी फैमिली कभी अलग नहीं होती। हम अभी तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। मेरे दिल में एक अजीब सा पेन उठा। मैंने एक डीप ब्रेथ लेकर अपने इमोशंस कंट्रोल किए। मुझे सिर्फ हाफ अ मंथ का टाइम दीजिए। मुझे यहाँ कुछ पेंडिंग टास्क क्लियर करने हैं, उसके बाद मैं डायरेक्टली वहां जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, हम ही थोड़े इमोशनल हो गए थे। आखिर सू फैमिली ने तुम्हें इतने साल रेज किया है। हमने सुना है तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें चाइल्डहुड से बहुत स्पॉइल किया है। तुम्हें उन्हें प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहिए। सू वांद्रू का नाम सुनते ही मेरा हार्ट बीट स्किप हो गया। मैं सिर्फ 6 साल का था जब उस अर्थक्वेक ने मुझे मेरे पेरेंट्स से अलग कर दिया था। फिर रेस्क्यू टीम ने मुझे सू फैमिली के ऑर्फनेज सिस्टम में डाल दिया। सू फैमिली एक टॉप क्लास रिच फैमिली थी और फॉस्टर पेरेंट्स हमेशा बिजनेस में बिजी रहते थे। उन्होंने मुझे अडॉप्ट जरूर किया, पर उनकी केयर ना के बराबर थी। सच कहूं तो मुझे सू फैमिली ने नहीं, सू वैनरू ने रिस्क किया था। जब मैं 7 इयर्स का था और थंडर से डरता था, तो वो मुझे हक करके ललाबाई गाती थी। 10 साल की एज में जब मुझे अपने क्लासमेट के स्नैक्स और टॉयज चाहिए थे, तो उसने पूरा स्टोर ही खाली कर दिया था। उसने मुझे एक स्पॉइल्ड प्रिंस की तरह ट्रीट किया। जब मैं 14 का था और फीवर से फेंट हो गया, तो वही थी जो पैनिक करती हुई मेरे लिए हॉट वाटर और मेडिसिन लाई थी। मेरी हर विश वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर पूरी करती थी। लोग उसे ब्रोकॉन बोलकर टीज करते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उन लोनली नाइट्स में मुझे सू वानरू से कब लव हो गया। मैं कन्फेस करने से डरता था। मैंने अपनी फीलिंग सिर्फ एक सीक्रेट डायरी में लिखी थी या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग जिंगनियन से शेयर की थी। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सॉन्ग जिंगनियन यह सब सू वानरू को बता देगा। जब भी मैं सोचता हूँ कि सॉन्ग जिंगनियन ने उससे क्या कहा होगा, उस रात सू वानरू अचानक मेरे रूम में स्टॉर्मिंग कर आई। उसने मेरी डायरी ढूंढी और उसे बुरी तरह टेयर कर दिया। उसने फटी हुई डायरी मेरे फेस पर फेंक दी। इससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वो गुस्से में डोर स्लैम करके चली गई। उसके बाद से उसने मुझे कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर हम कभी आमने सामने आते भी तो उसकी आंखों में मेरे सिर्फ एक कोल्डनेस होती थी, जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। मैं चीजें क्लियर करने गया था, पर तभी मैंने देखा कि वो एक डार्क एली में सॉन्ग जिंगनियान को पैशनेटली किस कर रही थी। शायद डेस्टिनी ने मेरी लाइफ का एंड पहले ही फिक्स कर दिया था। ये तय था कि मेरा और सू वानरू का कोई फ्यूचर नहीं है। सू फैमिली के साथ बिताए मेरे साल बस एक फेक इल्यूजन थे। अब टाइम आ गया था कि मैं अपनी ओरिजिनल लाइफ ट्रैक पर वापस लौट जाऊं। इसलिए मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया, अपने रियल होम वापस जाने का और हमेशा के लिए सू वानरू से अपना सालों का लव खत्म करने का। उस दिन मैं जल्दी हॉल में गया। अपने फॉस्टर पेरेंट्स को वार्मली ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करते देख मैंने एक ओबीडियंट स्माइल दी और उनके पास बैठ गया। मैंने उन्हें अपने रियल पेरेंट्स के मिलने और फॉरेन शिफ्ट होने का पूरा प्लान बता दिया। ये तो गुड न्यूज़ है शोयू, मॉम बहुत हैप्पी है कि तुम्हें तुम्हारी रियल फैमिली मिल गई। पर क्या तुमने अपनी सिस्टर को ये बता दिया? मैं थोड़ा फ्रीज हो गया। क्या मुझे सू वानरू को बताना चाहिए? उसका पूरा फोकस तो अब सॉन्ग जिंगनेन पर है। मेरे बताने या ना बताने से क्या डिफरेंस पड़ेगा? तभी पीछे से आवाज आई तो मुझे क्या बताने वाले थे। मैंने टर्न किया, वो एंट्रेंस पर खड़ी थी। कुछ नहीं सिस्टर, आप वापस आ गई। सिस्टर ये टाइटल सुनकर सू वानरू के फुटस्टेप्स अचानक रुक गए और उसने मुझे एक डीप शॉकिंग लुक दिया। मैंने उसे सिस्टर बुलाना कब बंद किया था? शायद 18 की एज में या 15 या उससे भी पहले। आज जब मैंने उसे फिर से सिस्टर बुलाया तो उसकी आंखों में अजीब सी कंफ्यूजन थी।
उसने मुझे काफ़ी देर तक इंटेंसली ऑब्जर्व किया, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि मेरे अंदर क्या चेंज आया है। फिर उसने अपना आई कांटेक्ट ब्रेक किया, आगे आई और अपने हाथ के गिफ्ट्स टेबल पर रख दिए। उसने कैजुअल टोन में कहा, मॉम डैड, ये गिफ्ट्स जिन्नियान ने आपके लिए भेजे हैं। उसका एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, होप आपको पसंद आएगा। फॉस्टर पेरेंट्स एक्साइट हो गए, जरूर, जिन्नियान के गिफ्ट्स हमेशा टॉप क्लास होते हैं। तुमने उसे थैंक यू बोला ना, वांडरो। नेक्स्ट टाइम जब तुम उसके घर जाओ तो कैबिनेट से वो एक्सपेंसिव ब्लैक टी लेती जाना, और अगर वीकेंड पर फ्री हो तो उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर लो। ये क्लियरली उनकी मैरिज डिस्कस करने का प्लान था और मैं चुपचाप अपनी जगह बैठा था। मैं बस साइलेंटली उन्हें देख रहा था और एक डीप लोनलीनेस मेरे अंदर भरने लगी। मैंने अपने नेल्स पाम्स में प्रेस किए और फिर स्लोली रिलीज कर दिए। उस एक मोमेंट ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं इस फैमिली में सिर्फ एक आउटसाइडर हूं, पर अब मुझे इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर मैं कामली अपनी सीट से उठा और अपने रूम की तरफ चला गया। मेरे फुटस्टेप सुनकर सू वैनरो ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे सिर्फ मेरा बैग दिखा जो डोर के पीछे वैनिश हो गया। क्या ये मेरा इल्यूजन है? उसने आने के बाद से अब तक सिर्फ एक लाइन बोली है। ये उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। उस आफ्टरनून मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पुलिस स्टेशन गया ताकि मैं अपना फैमिली रजिस्टर ट्रांसफर कर सकूं। जैसे ही मैं स्टेयर्स से नीचे आया, मैंने देखा सॉन्ग जिंगनियन सू वैनरो के बिल्कुल क्लोज बैठा था। वो स्माइल करते हुए उसे ऑरेंज पील करते देख रहा था। सू वानरू के डेलिकेट फिंगर्स स्मूथ मूवमेंट से उस ऑरेंज को पील कर रहे थे। उसने केयरफुल तरीके से एक एक वाइट थ्रेड हटाया और एक पीस सॉन्ग जिंगनियन के लिप्स के पास रख दिया। सॉन्ग जिंगनियन ब्लश करने लगा। उसने प्यार से सू वानरू को देखा और सॉफ्टली उसके हाथों से ऑरेंज खा लिया। सू वानरू सॉफ्टली लाफ करने लगी। उसे टिश्यू बॉक्स से एक पेपर निकाला और बड़े प्यार से उसके लिप्स क्लीन किए। स्वीट है, सॉन्ग जिन्यान ने नॉड किया। उसने बचा हुआ हाफ ऑरेंज उठाया और सू वानरो के सामने कर दिया। तुम भी ट्राई करो। उनका ये इंटीमेट सीन देखकर मैं क्वाइटली अपनी नजरें हटा ली और मैं डोर की तरफ बढ़ गया। शायू, मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझे वेव कर रहा था। वानरू का आज ऑफ है, हमने पार्क जाने का प्लान बनाया है। क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने अग्रेसिवली आंसर नहीं दिया, बस पोलाइटली बोला है तुम्हारी डेट है, मेरा इंटरप्ट करना ठीक नहीं रहेगा। अरे हम सब एक फैमिली हैं, इसमें इंटरप्ट कैसा? मैंने अपनी टोन को और फ्लैट रखा, मुझे कुछ अर्जेंट टास्क्स निपटाने हैं, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। मेरा क्लियर रिजेक्शन सुनकर सॉन्ग जिन्यान की फेक स्माइल एकदम स्टिफ हो गई। शायू, क्या तुम अभी भी इस बात पर गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को स्टील कर लिया है? क्या इसीलिए तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते? तभी सू वॉनरो बोल पड़ी, मेरा लव तो शुरू से ही सिर्फ तुम्हारे लिए था, तो इसमें स्टील करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग जिन्यान के कान लाल हो गए। सू वानरो स्मूथली उसके गले लग गई और बोली, अगर वो नहीं आना चाहता तो उसे फोर्स मत करो, उसे अपने हाल पर छोड़ो। हाँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आखिर अब हमारी लाइफ के पाथ्स हमेशा के लिए अलग जो होने वाले थे। मैंने पोलाइटली उन दोनों को गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटस ट्रांसफर कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा अपने रेसिंग क्लब पहुंचा। ऑफिस की वॉल पर हमारे जीते हुए सारे अवार्ड्स और रेसिंग टूर्नामेंट की फोटोज टंगी थीं। इन सबको देखकर मेरी आंखों में एक हैवी इमोशन आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फेयरवेल इतनी जल्दी आएगा। देखिए, मेरे मास्टर ने अंदर आकर प्यार से मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। पिछले 10 साल से मुझे ट्रेन करने वाले अपने मास्टर को देखकर जो सैडनेस मैंने कंट्रोल की थी, वो फिर से मेरे अंदर स्टॉर्म बनकर उठने लगी। मैंने अपनी मुट्ठी टाइटन की और एक डीप ब्रेथ ली। मास्टर, मैं अब हमेशा के लिए फॉरेन शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी रियल फैमिली ने मुझे ढूंढ लिया है और मैं उनके साथ सेटल होने जा रहा हूँ। मास्टर स्माइल करके बोले, है तो ग्रेट न्यूज़ है, पर क्या तुम फॉरेन जाकर भी अपनी कार रेसिंग कंटिन्यू रखोगे? रेसिंग मेरा आखिरी ड्रीम है, मैं उसे ऐसे ही क्विट नहीं कर सकता। मैं डेफिनेटली अपना पैशन कंटिन्यू रखूंगा। तो क्या तुम अभी निकल रहे हो? कंट्री का सबसे बड़ा रेसिंग टूर्नामेंट बस शुरू होने ही वाला है। इस बार तुम्हारे पास चैंपियन बनने का गोल्डन चांस है। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया है। पहले मैं यहाँ अपने बाकी इश्यूज क्लियर करूंगा। मेरे पास अभी हाफ अ मंथ का टाइम बचा है, तब तक ये रेसिंग इवेंट भी इजीली फिनिश हो जाएगा। ये सुनकर मास्टर को काफी रिलीफ फील हुआ और उन्होंने फिर से मेरा शोल्डर पैट किया। मैंने मास्टर के साथ काफी देर तक टाइम स्पेंड किया और फिर लेट नाइट अपना बैग उठाकर घर की तरफ निकल पड़ा। और जैसे ही मैंने घर का डोर पुश किया, मैंने देखा सॉन्ग जिन्यान अभी भी वही बैठा था। थोड़ा ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वे सब वेडिंग डिटेल्स प्लान कर रहे थे। यहाँ इतने सारे सूट्स और वेडिंग गाउन्स हैं कि मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि शाओयू सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करे। आखिर हम इतने साल से बेस्ट ब्रदर्स हैं, उसे मेरी चॉइसेस काफी अच्छे से पता है। जिस एग्जैक्ट मोमेंट उसने ये बोला, मैंने घर के अंदर कदम रखा। शाओयू, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ इस सब को लेकर काफी स्ट्रेस में है। क्यों ना इन आने वाले कुछ दिनों में तुम उनकी वेडिंग शॉपिंग में उन्हें असिस्ट करो। मैंने क्लियरली देखा कि सॉन्ग जिन्निन की आंखों की वो इनोसेंट स्माइल मुझे देखते ही एक टीजिंग स्मर्क में बदल गई।
मैंने आराम से सोचा और डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, क्लब में मुझे काम है। मेरे पास अब सिर्फ हाफ अ मंथ का टाइम बचा है और यहाँ से लीव करने से पहले मुझे अपने सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। मैं सॉन्ग जिंगन के साथ शॉपिंग पर आने का टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, पूरे हॉल की वाइब एकदम डार्क और हैवी हो गई। तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड शादी कर रहा है, क्या तुम अपना काम थोड़े दिन होल्ड पर नहीं रख सकते? बस डिस्कशन ओवर, यही प्लान फाइनल है। कल मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए लीव अप्लाई करूंगी। अब ये डिसाइड हो चुका है, अगर वो एक एल्डर अथॉरिटी का पावर यूज करके मेरी छुट्टी मंजूर करवाएगी तो आखिर मेरे पास मना करने की क्या राइट बची थी? मेरे चेहरे पर एक बिटर स्माइल आई और मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके बाद वाले कुछ दिनों तक मुझे फोर्स होकर अपने सारे काम छोड़ने पड़े और अपना पूरा फोकस सॉन्ग जिन्यान की वेडिंग शॉपिंग में वेस्ट करना पड़ा। मुझे लगा था कि किसी नॉर्मल मॉल में जाकर हम एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, पर उसने मुझे साउथ सिटी से नॉर्थ सिटी तक पूरे दिन चक्कर कटवाए। बड़ी सी वेडिंग ड्रेस से लेकर छोटे से वाइन ग्लास तक हर चीज पर वो मेरा डिसीजन चाहता था। हर बार जब मैं सजेस्ट करता कि उसे यह सब सू वानरू से पूछना चाहिए तो वो इंटेंशनली कंप्लेन करता, तुम्हारी सिस्टर से क्यों पूछना, वो तो बहुत बिजी पर्सन है। मुझे ब्लाइंडली मनी ट्रांसफर करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। सिर्फ तुम ही मेरा माइंड समझते हो। लास्ट टाइम जब मैंने उसे वेडिंग रिंग सेलेक्ट करने का बोला था ना, उसने तो सीधा पूरा का पूरा रिंग कैबिनेट ही मेरे घर भेज दिया, बोली जो पसंद आए उठा लो। वो कंप्लेन तो कर रहा था पर उसकी आंखों में क्लियरली एक शो ऑफ वाला एटीट्यूड था। मैं उसकी बातें बिल्कुल साइलेंस के साथ सुनता रहा और उसे वो जेलस रिएक्शन नहीं दिया जो वो चाहता था। सॉन्ग जिन्यन आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर डोर पे खड़ी औरत पे पड़ी। वानरू, तुम यहाँ अचानक कैसे? ने अपना सिर उठाकर देखा, वो भाग कर गया और सीधा सू वानरू की बाहों में डाइव कर गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिटी के बाहर माउंटेन टेम्पल में ब्लेसिंग्स लेने जाने वाली हो? मैंने तुम्हें पिक करने के लिए स्पेसिफिकली हाफ डे की लीव ली है। शाओयू इन दिनों मेरे साथ काफी टायर हो गया है, तो क्यों ना हम उसे भी अपने साथ ले चलें? सू वानरू ने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उसने बस हमारे शॉपिंग बैग्स उठाए और डोर से बाहर निकल गई। फिर टेम्पल की गूंजती हुई दूर की आवाजों के साथ थिक फॉग धीरे धीरे क्लियर हुआ और उस माउंटेन टेम्पल का एक क्लियर और ड्रामेटिक व्यू हम सबके सामने आ गया। मैं बस साइलेंटली अपना सिर नीचे किए स्टोन पाथ पर अपने कदम गिनता हुआ एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था। ये सब क्या है? एक अचानक आई आवाज ने मेरे थॉट्स को ब्रेक कर दिया। मैंने सिर उठाया तो देखा सॉन्ग जिनयन एक बोधि ट्री के पास रुका हुआ था और उस पर टंगे उन विशिंग चार्म्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। विश करती हूँ कि शाओयू हमेशा हैप्पी रहे। विश करती हूँ कि शाओयू लाइफ में सेफ रहे और उसे कोई बीमारी ना हो। वो जिससे भी मिले उसके साथ बस अच्छा हो। मेरा प्यारा बॉय शाओयू दिन रात हमेशा प्रोटेक्ट रहे। बिलीवर सू वानरू। उन विशेस को पढ़ते ही मेरे सीने में एक शार्प पेन हुआ और मेरा दिल जोर से काम गया। मेरी सारी पुरानी मेमोरीज फिर से फ्लैश होने लगीं। उस टेरेबल अर्थक्वेक की वजह से मेरी हेल्थ हमेशा खराब रहती थी। हर तीसरे पांचवें दिन मैं बीमार पड़ जाता था। मुझे रिकवर करने के लिए सू वैन रू हर सिंगल वीक इस टेम्पल में आती थी और मेरे लिए एक विशिंग चार्म हैंग करती थी ताकि मैं कंप्लीटली सेफ रहूं। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों में उसने इस ट्री पर इतने सारे चार्म्स हैंग कर दिए हैं। आज भी वो सारी विशेस उस ट्री पर सेफ थीं, पर मैं और सू वानरू अब उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुके थे। वाओ, तुम दोनों ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड तो सच में कमाल का है। मुझे लगता है मैं ही यहाँ रिडंडेंट हो गया हूँ। सॉन्ग जिनियन से और पढ़ा नहीं गया, उसका चेहरा गुस्से से कोल्ड पड़ गया और वो पलट कर जाने लगा। ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो। कैसा रिडंडेंट? तुम मेरे आने वाले हस्बैंड हो और वो सिर्फ मेरा एक छोटा ब्रदर है। अगर तुम्हें इन सब से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इन्हें अभी हटवा देती हूँ। ये बोलकर सुवानरू पलटी और अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि ट्री से सारे विशिंग चार्म्स तोड़कर फेंक दो। ये के बाद देखो सारी मन्नतें जमीन पर गिरती गईं, मिट्टी में मिलती गईं और लोगों के शूज के नीचे क्रश हो गईं। और देखते ही देखते उस ट्री पर बिल्कुल फ्रेश न्यू चार्म्स हैंग कर दिए गए और इस बार उन सब पर स्ट्रिक्टली सॉन्ग जिन्यान के लिए रोमांटिक विशेस लिखी थी। सॉन्ग जिन्यान की फेक स्माइल फिर से लौट आई। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक इवल और प्राउड स्मर्क पास किया। तुमने मेरी वजह से उसके चार्म्स निकाल दिए, क्या शाओयू को इस बात पे गुस्सा नहीं आएगा? सुवानरू ने कोल्डली रिप्लाई किया। एक हस्बैंड का स्टेटस एक सिंपल ब्रदर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके इस रिप्लाई ने सॉन्ग जिन्यन का ईगो पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया। वापस सिटी लौटते टाइम वो पूरे रास्ते सू वानरू से क्लिंग करता रहा। मैं बैक सीट पर चुपचाप आंखें बंद करके रेस्ट करने लगा, पर तभी कार की स्पीड डेंजरसली बढ़ी। मैंने आंखें खोली, मैं बस पूछने ही वाला था कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तभी मेरे कानों में एक बहुत हैवी ब्लास्ट की आवाज आई। कार कंट्रोल से बाहर हो गई। उसने गार्ड रेल्स तोड़ दिए, हवा में कई बार रोल हुई और सीधे एक डीप वैली में जाकर बुरी तरह फंस गई। मेरा सिर कार की सीट पर इतनी जोर से हिट हुआ कि मेरे सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब मुझे थोड़ा कॉन्शियसनेस वापस आया तो मैंने देखा कि मैं सीट के बीच बुरी तरह क्रश हो चुका हूं।
एक तेज शार्प ब्रांच मेरी आर्म को डीप कट करते हुए अंदर घुस गई थी और मेरे ठीक बगल में सॉन्ग जिंगनियन बेहोश पड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई मेजर इंजरी नहीं आई है, वो बस फियर के मारे फेंट हो गया था। ड्राइविंग सीट पर बैठी सू वैनरू का रिफ्लेक्स बहुत फास्ट था। उसने विंडो ब्रेक किया और कार से सेफली क्रॉल करते हुए बाहर निकल गई। वो कुछ कदम लड़खड़ाई और फिर अपने बैलेंस पर खड़ी हो गई। एक पल उसने मेरी सफोकेटिंग पेन और डेथ वाली कंडीशन को देखा और दूसरी तरफ बेहोश पड़े सॉन्ग जिंगनियान को देखा। सिर्फ एक छोटे से हेजिटेशन के बाद उसने सीधा सॉन्ग जिंगनियान को अपनी बैक पर उठा लिया। मैं पहले जिंगनियान को मेडिकल हेल्प के लिए ले जा रही हूँ, मैं जल्दी ही किसी रेस्क्यू टीम को भेज दूंगी। ये बोलने के बाद उसने पलट कर मेरा एक्सप्रेशन तक नहीं देखा। वो उसे कैरी करके इतनी स्पीड से आगे बढ़ गई जैसे उसे डर हो कि सॉन्ग जिंगनियन को एक स्क्रैच तक ना आ जाए। जिस मोमेंट मैंने अपने दिल से उसे हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया था, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अब उसके लिए एक आंसू भी वेस्ट नहीं करूंगा। अब मेरा फ्यूचर और मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही थी। और आज जब इस डेथ वैली में कार मेरे ऊपर क्रश हो चुकी थी, मेरा माइंड मुझे उस पुराने डार्क अर्थक्वेक में खींच कर ले गया। उस दिन भी मैं ऐसे ही पूरी तरह रुइंस के नीचे बरीड था। उस डेड डार्कनेस में मेरे सिवा और कोई नहीं था और लगातार 3 दिन और 3 रात तक मेरी बॉडी उन्हीं मिट्टी के नीचे क्रश्ड थी। सू फैमिली में अडॉप्ट होने के बाद भी जब रात को मुझे उस पास्ट के नाइटमेयर्स आते और मैं फियर से फ्रीज होकर रोता था, उस वक्त सू वैनरू भागते हुए मेरे रूम में आती थी। वो मुझे टाइट हग करके कहती थी, मत डरो मेरे गुड बॉय, तुम्हारी सिस्टर यहाँ है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं तुम्हें थोड़ी सी भी हर्ट नहीं होने दूंगी। पर आज वही औरत मुझे मरने के लिए छोड़कर मेरी आंखों के सामने से एस्केप कर रही थी। मैं हेल्पलेसली उसे स्लोली मुझसे और ज्यादा दूर जाते हुए देखता रहा जब तक वो मेरे एक्सट्रीम विजन से बिल्कुल डिसअपियर नहीं हो गई। आसमान कंटिन्यूसली डार्क हो रहा था, पर मेरा टाइम सू वानरो के इंतजार में टोटली खत्म हो चुका था। मैंने एक बिटर स्माइल दी, अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए अपनी बॉडी की आखिरी एनर्जी यूज की और उस डेडली पेन को इग्नोर करके खुद को उन क्रश हुई कार सीट से बाहर पुल किया। मैंने दांत पीसे और अपनी आर्म को पियर्स करने वाली उस ब्रांच को जोर से निकालकर फेंक दिया। एक एक इंच करके मैं बाहर निकलने का ट्राई करने लगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं कितने घंटों तक उस डार्क सड़क पर क्रॉल करता रहा और इवेंचुअली मैं मेन रोड तक पहुंचा और मेरी बॉडी कंप्लीटली डेड कोलैप्स हो गई। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल बेड पर था और मेरे दोनों हैंड्स पर हैवी बैंडेजेस रैप्ड थे। मेरा फाइनल मेमोरी बस इतना था कि किसी रैंडम काइंड पास बाय ने आकर मुझे रेस्क्यू किया था। पर हॉस्पिटलाइज होने के बाद से आज तक सू वानरो सिंगल टाइम भी मेरा स्टेटस चेक करने नहीं आई। नर्स से डिटेल्स मिली कि वो प्योरली सॉन्ग जिंगनियन की केयर कर रही है, जबकि सच ये था कि सॉन्ग जिंगनियन को सिर्फ बेसिक माइनर इंजरीज आई थी। उसने आराम करने के लिए पूरा फ्लोर बुक कर लिया था। ये सुनकर मैंने सबकॉन्शियसली अपनी बैंडेज से लिपटी आर्म को देखा। मुझे याद आया जब मुझे एक नॉर्मल कोल्ड हुआ था और मैं हॉस्पिटल में था, तब सू वानरू भी ऐसे ही पैनिक करती थी। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। डिस्चार्ज वाले दिन बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे लेने आए थे, उनमें वो गर्ल भी थी जो कभी मेरे पीछे पागल थी। उसने मुझे फ्लावर्स दिए, मैं सबकॉन्शियसली मना करने वाला था और उसने घबराते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया। शाओ यू ओवरथिंक मत करो, ये सिर्फ तुम्हारे डिस्चार्ज सेलिब्रेट करने के लिए है। मुझे पता है तुम जल्द ही लीव करने वाले हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी फ्यूचर लाइफ अच्छी रहे। ये सुनकर मैं एक पल के लिए फ्रीज हुआ और फिर मैंने सॉरी कहा। पर जैसे ही मैं पलटा, सू वानरो डोर पर खड़ी थी। मैंने उसे शायद ही कभी गुस्सा होते देखा था, पर उस पल उसका फेस एकदम डार्क हो चुका था। वो मेरे हाथों के फ्लावर्स को बर्फ जैसी कोल्ड आंखों से घूर रही थी और फिर वो अचानक पलट कर चली गई। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों थी, पर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। घर पहुंचते ही मैंने वो फ्लावर्स एक वाज में सजा दिए। तभी अचानक बाहर से किसी ने डोर नॉक किया। मैं वॉल के सपोर्ट से धीरे धीरे चलकर डोर ओपन करने गया। डोर खुला और सामने सू वानरू खड़ी थी। जब से उसे मेरी फीलिंग्स का सच पता चला था, हमारा रिलेशन बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर आ चुका था। उसके बाद से उसने कभी मेरा डोर नॉक नहीं किया था। तो अब वो यहाँ क्या कर रही है, मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सू वानरू ने मुझे जोर से हक कर लिया। उसका ये सडन एक्शन इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मैं बैलेंस खो कर 2 कदम पीछे खिसक गया। अगले दिन जब मैं गेस्ट रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा सू वानरू मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी, उसे कल रात की कोई मेमोरी नहीं थी। मैं बस कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुझे कोल्डली बीच में ही टोक दिया, क्या तुम मुझे वहां लेकर गए थे शाओ? मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था मेरे बीच कुछ इम्पॉसिबल है, वैसे भी मेरी मैरिज होने वाली है, क्या तुम अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो? मैं एकदम फ्रीज हो गया। फिर मैंने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ भी एक्सप्लेन करने का क्या फायदा था? उसे प्यार करना ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब मैं जो भी करूं उसकी नजरों में सब गलत ही होगा। मेरी रेड आईज और मेरा साइलेंस देखकर सू वानरो की ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो गई। वो मेरे करीब आने ही वाली थी कि तभी बाहर से एक बहुत जेंटल सी मेल वॉइस गूंजी। वानरो, वो बाहर से अंदर आया।
वो बस स्माइल करते हुए उसे हग करने ही वाला था कि अचानक उसकी स्माइल गायब हो गई। तुम्हारे लिप्स पर ये कट कैसे लगा? कुछ नहीं। शायद ये कैसे हुआ? कुछ नहीं। शायद किसी मस्कीटो ने काट लिया होगा। उसने सबकॉन्शियसली अपने लिप्स को टच किया और फिर एक डीप लुक के साथ मुझे घूरा। उसके बाद से मैं सू वानरू से कभी अकेले नहीं मिला। वो सॉन्ग जिंगन्यान के साथ बिजी हो गई थी और मुझे अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना था। एक दिन जब मैं रेसिंग ट्रैक पर अपनी कार में ट्रेनिंग के लिए बैठने ही वाला था, तभी मास्टर अचानक सू वानरू और सॉन्ग जिंगन्यान को लेकर वहां आ गए। ध्यान से सुनो सब लोग, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मिस सू की। स्पेशल रिकमेंडेशन पर आए हमारे नए रेसर सॉन्ग जिंगन्यान को तालियों से वेलकम करो। सब लोग क्लैप कर रहे थे। तभी मास्टर ने मेरी तरफ देखा और बोले, शायू फ्यूचर में तुम्हें जिंगन्यान को गाइड करना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद मास्टर बहुत रिस्पेक्ट के साथ सू वानरू और सॉन्ग जिन्नन को ऑफिशियल पेपर वर्क के लिए अंदर ले गए। जैसे ही डोर क्लोज हुआ, सब लोग गॉसिप करने लगे। मैंने सुना है सॉन्ग जिन्नन पहले भी हमारे क्लब में आना चाहता था, पर उसकी स्किल्स बकवास थीं, इसलिए रिजेक्ट हो गया था। सच में मिस सू का पावर अलग ही है। उनकी सिर्फ एक लाइन से इस बंदे को डायरेक्ट एंट्री मिल गई, और एक हम हैं जो इतने टफ टेस्ट क्लियर करके यहाँ पहुंचे हैं। हमारा क्या ही कंपैरिजन है भाई। सब लोग जेलसी में बातें कर रहे थे और मैं एक पल के लिए सुनना हो गया। सू वानरू को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो हमेशा रूल्स फॉलो करने वाली स्ट्रिक्ट लड़की थी। उसके पास कितनी भी पावर हो, उसने कभी अपना स्पेशल प्रिविलेज यूज नहीं किया। पर आज सॉन्ग जिन्यान के लिए उसने पहली बार अपने रूल्स तोड़ दिए। लगता है वो सच में उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने सॉन्ग जिन्यान के लिए पहली बार अपनी लिमिट क्रॉस की। उस दिन से सॉन्ग जिन्यान हमारे क्लब का मेंबर बन गया और मैं उसका सीनियर। मास्टर के ऑर्डर्स मानते हुए मैं पूरी ईमानदारी से उसे ट्रेन करता था। पर सॉन्ग जिन्यान को रूल्स मानना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो प्रैक्टिस को बिल्कुल लाइटली लेता था और हर दिन ट्रेनिंग से भागने के नए नए एक्सक्यूज ढूंढता था। आज भी इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, वो गायब हो गया। मैं उसे आवाज देने के लिए विंडो के पास गया और तभी मेरी नजर नीचे खड़ी सू वानरू पर पड़ी। मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस कामली विंडो बंद की और अपनी ट्रेनिंग में लग गया। रात को जब मैं घर पहुंचा तो सू वानरू गेट पर मेरा ही वेट कर रही थी। उसका फेस एकदम डार्क और सीरियस लग रहा था। मैं बस उसके पास जाकर पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी वो कोल्डली चिल्लाई, शायू क्या तुम जिन्नेन को टारगेट करना बंद नहीं कर सकते? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे सीधे बोल दो। उसे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं पहले से ही बहुत टायर्ड था और उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर दर्द, मायूसी और बेबसी का एक स्टॉर्म सा उठ गया। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था सॉन्ग जिंगन्यान ने उसके सामने जरूर कोई फेक स्टोर बनाकर सिंपैथी ली होगी। मैंने खुद को एक्सप्लेन करने का ट्राई नहीं किया, बस उसे इग्नोर करके सीधा अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद से मैंने सॉन्ग जिंगन्यान पे सख्ती करना छोड़ दिया और इसका फायदा उठाकर वो और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो रोज क्लब आता, सिर्फ अटेंडेंस लगाता और तुरंत वापस चला जाता। बाकी मेंबर्स इस इनजस्टिस पर भड़क रहे थे और उससे लड़ने जा रहे थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। सॉन्ग जिन्यान की लाइफ है। अगर वो फाइनल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो उसे वैसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। वो अपनी लाइफ का खुद रिस्पॉन्सिबल है। और सच कहूं तो मेरे पास भी अब उसे ट्रेन करने का टाइम नहीं था। मुझे लगा था कि ये मैटर यहीं खत्म हो गया, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सू वानरो अचानक मेरे पास आएगी और मुझसे कहेगी कि मैं अपनी चैंपियनशिप की सीट सॉन्ग जिंगनेम को दे दूं। मुझे तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उसने क्या बोला, पर जब उसने दोबारा मुझसे वही सवाल पूछा तो मैंने अपना सिर उठाया और अपनी कोल्ड और एंग्री आंखों से उसे घूरा। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपनी सीट उसे दे दूं? मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मेरी आवाज कांप रही थी। वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है शाओयू, और वैसे भी ये सिर्फ एक रेस की सीट ही तो है। क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है सू वानरू? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि कार रेसिंग मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बात सुनकर सू वानरू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। शायद उसे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं कार रेसिंग के लिए पागलों की तरह खून पसीना बहाता था। उसकी मुट्ठियां कस गईं, पर उसने एक वर्ड भी नहीं बोला और चुपचाप वहां से चली गई। जब से सू वानरू के सिर्फ एक वर्ड पर सॉन्ग जिंगनियन ने हमारे क्लब में एंट्री ली थी, तब से पूरा क्लब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था। एक ग्रुप मेरे साथ था जो अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क कर रहा था, और दूसरा ग्रुप सॉन्ग जिन्यान के पीछे चलता था। वो सारा दिन ट्रेनिंग से बचते थे और बस सॉन्ग जिन्यान को मक्खन लगाने में लगे रहते थे ताकि वो सू वानरू से बोलकर उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिला सके। आज तक दोनों ग्रुप्स का कभी आमना सामना नहीं हुआ था, पर आज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शाओयू मुझे एक टेक्निक समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे टीच कर सकते हो? मैंने सबकॉन्शियसली फ्राउन किया। मैं बस जवाब देने ही वाला था कि सॉन्ग जिन्नियन के पीछे खड़े उसके चमचे ने मुझे जोर से धक्का मारा। ये कैसा एटीट्यूड है तेरा? हमारा जिन्नियन तुझसे तमीज से हेल्प मांग रहा है। तुम्हारा
क्या मतलब है बे? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि सॉन्ग जिंगन का क्या मतलब है? जब ट्रेनिंग चल रही थी तब तो बहुत टाइम था इसके पास, तब ये कुछ पूछने नहीं आया, और अब सब खत्म होने के बाद इसे टेक्निक याद आ रही है। क्या ये डेलिबरेटली ड्रामा कर रहा है? मैं कोई फाइट नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को पीछे खींच लिया, पर सामने वाले ग्रुप को लगा कि हम डर गए हैं, और वो और ज्यादा घटिया बातें करने लगे। क्या हुआ? डर गए? कान खोलकर सुन लो। हमारा जिंगनियन फ्यूचर का चीफ रेसर है शाओयू, उसे टीच करना तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है। तुम तो बस एक अनाथ हो। अगर तुमने हमारे जिंगनियन का मूड खराब किया ना, तो वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगा। बातों बातों में पता नहीं किसने पहला हाथ उठाया, और दोनों ग्रुप्स के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो गई। उस क्याओस के बीच सॉन्ग जिंगयान अचानक मेरे पास आया और उसने मुझे पूरी ताकत से धक्का दिया। मैं पहले से ही उस हाई प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एज पर खड़ा था। इससे पहले कि मैं नीचे गिरता, मैंने अपना हाथ बढ़ाकर सॉन्ग जिंगयान को कसकर पकड़ लिया, और मैंने उसे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। हम दोनों उस हाई एल्टीट्यूड से एक साथ नीचे गिरे। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पूरा सीन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जब सू वॉनरो पैनिक करती हुई हॉस्पिटल पहुंची, हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। हम दोनों की कंडीशन देखकर सू वॉनरो का फेस एकदम वाइट पड़ गया। उसकी आवाज में एक गहरा डर था। क्या कंडीशन है इनकी? मिस सू, दोनों उस हाइट से गिरे हैं और दोनों के लेग्स टूट चुके हैं। पर गिरते वक्त मिस्टर सॉन्ग की बॉडी मिस्टर जांग के ऊपर आ गिरी थी, इसलिए मिस्टर जांग की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है। हमारे पास टूटी हड्डियों को रिपेयर करने वाली स्पेशल मेडिसिन का सिर्फ एक डोज बचा है। वैसे ही मिस्टर सॉन्ग को मेडिसिन की खास जरूरत नहीं है, वो उसके बिना भी रिकवर कर लेंगे। तो क्या हम वो मेडिसिन जिन्नियन को दे दो? डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही सू वानरू ने बिना सोचे ऑर्डर दे दिया। दर्द से कराते हुए जब मुझे थोड़ा होश आया, मैंने उसकी वो हार्टलेस आवाज सुनी। मेरे अंदर जैसे कोई बॉम्ब फट गया, मेरे आंसू बहने लगे। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि एक कार रेसर के लिए उसके लेग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि सॉन्ग जिन्यान के लेग्स बिना मेडिसिन के भी हील हो जाएंगे। मैंने अपने एक्सट्रीम पेन को दबाते हुए अपनी आखिरी ताकत लगाकर रोते हुए उससे भीख मांगी। सिस्टर प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेडिसिन मुझे दे दो। तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं। तुमने मुझे उस माउंटेन में मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तुम जानती हो मेरे लेग्स मेरे लिए क्या है। मैं अपने लेग्स नहीं खो सकता। मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। प्लीज। बोलते बोलते मेरा गला रुंध गया और मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पेल फेस से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। मुझे इस तरह बुरी तरह टूट कर रोता देख, मैं जो बचपन में कितनी भी बड़ी चोट लगने पर कभी नहीं रोता था, मुझे इस तरह दर्द से तड़पते हुए देखकर सू वानरो की मुट्ठी अपने आप कस गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मेरे बगल में बेहोश पड़े सॉन्ग जिन्यान को दर्द से होश आ गया। गिरने की वजह से उसके लेग्स में जो पेन हो रहा था, उसे फील करके वो भी डर से जोर जोर से रोने लगा। वानरू, मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनते ही सु वानरू ने झटके से मेरा हाथ झटक दिया और भागकर सॉन्ग जिंगनियान का हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स बेबी, मैं अभी डॉक्टर को बोलकर वो स्पेशल मेडिसिन तुम्हें दिलवाती हूँ। इतना बोलकर उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए डॉक्टर को ऑर्डर दिया कि वो मेडिसिन सॉन्ग जिंगनियान को इंजेक्ट कर दे। ये सब देखकर मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी बॉडी को उठाने का ट्राई किया। मैं रेंगते हुए उस डॉक्टर के हाथ से मेडिसिन छीनने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरे टूटे हुए लेग्स मेरा वजन नहीं उठा पाए और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस ठंडी इंजेक्शन नीडल को सॉन्ग जिंगनियन की लेग में चुभते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे ड्रीम को बचाने वाली वो आखिरी मेडिसिन धीरे धीरे उसकी बॉडी में जा रही थी। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने सू वानरू को अपने बेड के पास बैठे देखा। उसका फेस बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था और उसकी आंखें रेड थीं। मुझे होश में देखकर उसने कांपते हुए हाथों से मुझे सपोर्ट देने की कोशिश की, पर मैंने अपना फेस टर्न कर लिया। सू वानरू का हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ पीछे खींचा और भारी आवाज में बोली, तुम नॉर्मल चल फिर पाओगे, बस फ्यूचर में कभी कार रेस नहीं कर सकते। वैसे भी मैं लाइफ टाइम तुम्हारी केयर करूंगी। पर जिन्यान मेरा फियांस है, मैं उसे उस कंडीशन में नहीं छोड़ सकती थी। उस वक्त मुझे बहुत कुछ फील होना चाहिए था। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, रोना चाहिए था, दर्द से चीखना चाहिए था, पर मेरे दिल में सारे इमोशंस जैसे खत्म हो चुके थे और सिर्फ एक गहरी पावरलेसनेस बची थी। प्लीज यहां से चले जाओ। रूम में एक भयानक साइलेंस छा गया। फाइनली सू वानरू उठी। अपना ख्याल रखना बोलकर वो क्वाइटली बाहर चली गई। जैसे ही डोर बंद हुआ, मैंने अपने टूटे हुए लेग्स को देखा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरा कार रेसिंग का सपना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। जब से डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं लाइफ में कभी रेस नहीं कर सकता, मैं एक जिंदा लाश बन गया था। मैं न रोता था न हंसता था, बस सारा दिन चेयर पर बैठकर विंडो के बाहर घूरता रहता था। और फिर चैंपियनशिप का वो दिन आ गया। मैं सू फैमिली की परवाह किए बिना रेसिंग ट्रैक पर पहुंच गया। मैं सबसे लास्ट रो में जाकर बैठ गया। मेरी नजरें ट्रैक पर टिकी थीं। मैं देख रहा था कि कैसे सॉन्ग जिंगनियन मेरी जगह मेरी सीट लेकर उस ट्रैक पर खड़ा था। वो तालियां और फ्लावर्स जो मेरे लिए थे, आज वो उसे मिल रहे थे।
रेस खत्म होने के बाद सू वॉनरो फ्लावर्स लेकर उसके पास गई। बाकी लोग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भीड़ लगा रहे थे। सिर्फ मैं अकेला अपनी जगह पर शांति से बैठा था। मैंने लोगों को आते जाते देखा जब तक सब चले नहीं गए। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, फिर मैं उठा और उनके पास गया। मुझे अपनी तरफ आता देख सू वॉनरो सबकॉन्शियसली सॉन्ग जिंगलियन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। तुम्हें जो गुस्सा निकालना है मुझ पर निकालो, इसे हर्ट मत करना। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं तो तुम दोनों को एक गिफ्ट देने आया हूं। मेरी बात सुनकर वो सब एकदम शॉक में आ गए। मेरे साथ आओ, बस इतना बोलकर मैं रेसिंग ट्रैक से बाहर निकल गया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, आसमान में एक जोरदार फायरवर्क फटा और चारों तरफ बिखर गया। उसके स्पार्कल्स किसी बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। एक के बाद एक फायरवर्क्स ने पूरे आसमान को ब्राइट कर दिया। सू वानरू की आंखों में एक शौक था, और तभी मैंने उससे कहा, सू वानरू तुम्हें याद है जब मैंने अपनी पहली कार रेस जीती थी, तुमने मेरे लिए ऐसे ही पूरे आसमान में फायरवर्क्स किए थे। तुमने कहा था कि तुम चाहती हो मेरी फ्यूचर लाइफ हमेशा तारों की तरह ब्राइट रहे। आज मैं तुम्हारे वो फायरवर्क्स तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मेरी विश है कि तुम और ब्रदर इन लॉ हमेशा साथ रहो और बुढ़ापे तक एक दूसरे से प्यार करो। ब्रदर इन लॉ वर्ड सुनते ही सू वानरो की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने झटके से मुझे देखा। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सबके सामने सॉन्ग जिंगनियन को ब्रदर इन लॉ बुलाया था। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो बस कुछ बोलने ही वाली थी कि मैं पलटकर वहां से जा चुका था। वेडिंग से ठीक एक दिन पहले सू फैमिली पागलों की तरह प्रिपरेशन में बिजी थी। आधी रात को भी पूरा हॉल ब्राइट लाइट से चमक रहा था। फॉस्टर मदर सर्वेंट्स को वेडिंग आइटम्स के लिए ऑर्डर्स दे रही थी। सब कुछ डेकोरेट किया जा रहा था। ऊपर मेरे रूम में भी एक लाइट जल रही थी। मैं फ्लोर पर बैठा था और एक एक करके वो सारे गिफ्ट्स एक बड़े से बॉक्स में डाल रहा था जो सू वॉनरू ने मुझे इतने सालों में दिए थे। मैंने हर एक याद को उस बॉक्स में पैक किया और फिर उस भारी बॉक्स को लेकर धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे उतरा। वो सन्नाटे वाली रात में पूरा घर वेडिंग डेकोरेशन से भरा हुआ था। हर एक कोना खामोशी से चिल्ला रहा था कि इस घर में एक नया मास्टर आने वाला है। मैंने उस चमकते हुए घर को इग्नोर किया और बॉक्स उठाकर बाहर की तरफ चलने लगा। तभी गेट पर मेरी टक्कर सॉन्ग फैमिली से वापस आ रही सू वानरो से हुई। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बस कुछ फालतू चीजें डस्टबिन में फेंकने। मेरा वो कोल्ड और अनबॉदर्ड एटीट्यूड देखकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उस ट्रेजेडी के बाद से मैं पूरी तरह बदल चुका था। मैं अब कभी कार रेस नहीं कर सकता था। उसे लगा था कि मैं चीखूंगा, रोऊंगा, तमाशा करूंगा, पर मैं बिल्कुल शांत था। मेरी वो खामोशी उसे अंदर तक डरा रही थी। मैंने मुड़कर उसे देखा और तभी उसने कहा, जिंगनियान चाह रहा है कि तुम उसकी वेडिंग में उसके बेस्ट मैन बनो। वो अब मेरा ब्रदर इन लॉ है, मेरा ब्रदर नहीं। मेरे जैसे छोटे इंसान को ये सब सूट नहीं करेगा। तुम लोग किसी और को ढूंढ लो। इतना बोलकर मैंने उसे पलट कर नहीं देखा और सीधा बाहर की तरफ चला गया। ऐसा नहीं था कि मुझे वो सूट नहीं करता। सच तो ये था कि जिस दिन उनकी मैरिज होगी, मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़ दूंगा। वेडिंग से ठीक एक रात पहले मैं एक बॉक्स लेकर अपने फॉस्टर मॉम डैड के पास गया। डैड मॉम, कल सिस्टर की वेडिंग है और मैं उसे अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मेरे रियल पेरेंट्स ने मेरी टिकट बुक कर दी है। मेरी फ्लाइट कल की है, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतनी सडन नहीं है, मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। इस एनवेलप में वो सारे पैसे हैं जो मैंने इतने सालों में सेव किए हैं। ये एग्जैक्टली वो अमाउंट है जो सू फैमिली ने पिछले 15 सालों में मुझ पर स्पेंड किया है। मैंने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी पॉकेट से एक मोटा एनवेलप निकालकर उन्हें दे दिया। सू डैड और मॉम ने तुरंत सिर हिलाकर मना किया और पैसे मुझे वापस देने लगे, पर मैंने फर्मली उन्हें पीछे पुश कर दिया। प्लीज, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और पूरे रिस्पेक्ट और इमोशन के साथ उनके सामने 3 बार अपना सिर झुकाया। डैड मॉम, पिछले 15 सालों में आपने मेरी जो केयर की है उसके लिए थैंक यू। आपका एहसान मैं लाइफ भर नहीं भूलूंगा। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मेरी विश है कि आप हमेशा हेल्दी रहें और आपकी लाइफ लंबी हो। जब मैंने सिर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे फोरहेड पर हल्की सी चोट का निशान था। वेडिंग वाले दिन सू वानरू को अपनी वेडिंग अटेंड करने के लिए निकलना था, पर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि वो मेरे रूम के डोर के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उस बंद डोर को देखकर सू वानरू के दिल में एक अजीब सा पेन उठा। उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि उसे अभी नहीं जाना चाहिए। अगर वो गई तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो देगी। सिस्टर, क्या हुआ? मैंने डोर खोला तो देखा सू वानरू मेरे डोर पर ही खड़ी थी। मेरी आंखों की कोल्डनेस देखकर उसका दिल जोर से धड़का। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं थोड़ा फ्रीज हुआ। मैं उसके साथ जाकर क्या करूंगा? क्या मुझे उसे और सॉन्ग जिंगनियम को रोमांस करते हुए देखना था? मैंने सबकॉन्शियसली अपनी वॉच देखी। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं। मैं सीधा वेडिंग वेन्यू पर ही आ जाऊंगा। सू वानरो कुछ बोलने ही वाली थी कि डाउनस्टेयर्स से मॉम की आवाज आई, वानरो, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। एक तरफ मेरा क्लियर रिजेक्शन था और दूसरी तरफ फॉस्टर पेरेंट्स की आवाजें, पर फिर भी सू वानरो हिलने को रेडी नहीं थी।
जब आवाजें और तेज हुई तब जाकर उसने अपने दिल की उस घबराहट को दबाया। वेडिंग शुरू होने से पहले मुझसे आकर मिलना, मैं चुप रहा, बस अपनी नजरें नीचे रखी। पर सु वानरू को जैसे मेरा आंसर चाहिए ही था। उसने दोबारा उस लाइन को रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मुझसे आकर मिलना ही होगा। मुझे समझ आ गया था कि जब तक मैं हाँ नहीं कहूंगा वो यहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए मैंने झूठ मूठ सिर हिला दिया, ठीक है मुझे याद रहेगा। इस एक लाइन ने फाइनली सु वानरू को थोड़ी तसल्ली दी। उसने मेरे डोर से अपना हाथ हटाया और टर्न होकर चली गई। मैं उस स्टेयर से नीचे उतरकर वेडिंग कार में बैठते हुए देखता रहा। उसके बाद बाकी सब भी पीछे वाली कार्स में बैठ गए। फाइनली फायर क्रैकर्स की आवाज गूंजी और वो वेडिंग कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो कार धीरे धीरे मेरी नजरों से दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई। हैप्पी वेडिंग सु वानरू, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर मैंने अपना रेडी किया हुआ लगेज उठाया और डाउनस्टेयर्स आ गया। डोर से बाहर निकलकर मैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। मेरी बैग एकदम स्ट्रेट थी और मैंने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। सॉन्ग और सू फैमिली की मैरिज पूरे सिटी की सबसे बड़ी न्यूज़ थी। हजारों लोग सुबह से ही रोड के दोनों तरफ खड़े होकर वेडिंग कार का वेट कर रहे थे ताकि सू फैमिली उन पर वेडिंग कैंडीज बरसाए। हर तरफ से बस कॉन्ग्रेचुलेशंस की आवाजें आ रही थी, पर उस वेडिंग कार के अंदर बैठी सू वानरू बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रही थी। उसे बार बार सुबह वाली वो घबराहट और अपनी तेज हार्ट बीट्स याद रही थी। उसका दिल फिर से पैनिक करने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रही है, क्योंकि सू फैमिली का स्टेटस सॉन्ग फैमिली से बहुत बड़ा था। इसलिए खुद सू वानरू बारात लेकर सॉन्ग जिन्यान को लेने जा रही थी। सू फैमिली पुराने ट्रेडिशंस की परवाह नहीं करती थी। वो बस पब्लिक को यह दिखाना चाहते थे कि सू वानरू का सॉन्ग जिन्यान से मैरिज करना सॉन्ग फैमिली का लक है। वो दिखाना चाहते थे कि उनकी बेटी एक लोअर फैमिली में मैरी कर रही है, न कि पैसों के लिए किसी रिच फैमिली से जुड़ रही है। उधर सॉन्ग फैमिली का घर भी ब्राइट लाइट्स और डेकोरेशन से जगमगा रहा था। सॉन्ग जिन्यान के बेस्ट मेन बालकनी में खड़े होकर सू फैमिली की कार का वेट कर रहे थे। फाइनली 11 बजे की बेल बजी और सू फैमिली की कार्स दूर से आती दिखाई दी। वो एक्साइटमेंट में सॉन्ग जिन्यान के पास भाग्या गए, आ गए, मिस सू आ गई हैं, जोरदार बैंड बाजे और म्यूजिक के बाद सू वानरू फाइनली हाथ में बोके लिए सेकंड फ्लोर पर आई और सीधे सॉन्ग जिन्यान के रूम में पहुंची। सू वानरू को वेडिंग ड्रेस में देखकर सॉन्ग जिन्यान के अंदर की एक्साइटमेंट बाहर आ गई। फाइनली वो सू वानरू से मैरिज करने जा रहा था। सारे वेडिंग रिचुअल्स और हंसी मजाक के बाद सू वानरू और सॉन्ग जिन्यान एक साथ कार में बैठे और होटल की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते सॉन्ग जिन्यान बस सू वानरू को ही नोटिस कर रहा था। शायद उसका वहम था, पर उसे लग रहा था कि सुबह से ही सू वानरू फिजिकली वहां थी पर मेंटली कहीं और। उसने हाथ बढ़ाकर प्यार से उसकी ड्रेस खींची। वानरू, क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? तुम खुश नहीं लग रही? बस कल रात से सोच रही थी कि आज हमारी मैरिज है, तो टेंशन के मारे पूरी रात सो नहीं पाई। ये सुनकर सॉन्ग जिंगियन ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और प्यार से उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। कार होटल के गेट पर रुकी और दोनों रेस्ट रूम में चले गए। कुछ देर बात करने के बाद सु वानरू अचानक उठी और डोर से बाहर निकल गई। उसे सुबह वाली बात याद आ गई। बाहर आते ही उसने तुरंत बटलर को बुलाया और मुझे ढूंढ कर लाने का ऑर्डर दिया। मेरे आने से पहले उसका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहेगी। क्या वो ये कहेगी कि अब सॉन्ग जिन्यान मेरा ब्रदर इन लॉ है, या ये कि मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें मैं सॉन्ग जिन्यान के सामने कभी शो ना करूं, या फिर ये कि सॉन्ग जिन्यान के सू हाउस में शिफ्ट होने के बाद भी मैं वहीं रह सकता हूं, मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिल में मैं हमेशा उसका छोटा भाई ही रहूंगा। उसने दिमाग में हजारों बातें सोची और प्लान किया कि मुझे देखते ही वो क्या बोलेगी। पर जब उसने देखा कि बटलर अकेला लौट कर आया है तो उसकी सारी बातें एक भयानक डर में बदल गईं। शौयू कहाँ है? बटलर ने मुंह तो खोला पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जब सू वानड्रो ने उसे मुझे बुलाने भेजा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात सू मॉम और डैड से हो गई थी। जब उन्हें पता चला कि वानड्रो मुझे बुला रही है तो उन्होंने टाइम कैलकुलेट किया और समझ गई कि मैं अब तक फ्लाइट में बैठ चुका हूँगा। वेडिंग बस शुरू होने ही वाली थी। अगर सू वानड्रो मुझे ढूंढने गई तो उसे सच पता चल जाएगा और पूरा वेडिंग प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बटलर को ऑर्डर दिया कि वो सू वानड्रो से झूठ बोले कि मेरे लेग्स का पेन बढ़ गया था, इसलिए मैं घर रेस्ट करने चला गया। सू वानड्रो को कन्विंस करने के लिए उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग वाला एक पुराना नोट भी बटलर को दे दिया, जो मैंने कभी सू वानड्रो को नहीं दिखाया था। उस पर लिखा था, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। सू वानड्रो ने वो नोट लिया और फ्रॉम किया। उसे स्ट्रांगली फील हो रहा था कि कुछ तो गलत है। वो कुछ पूछने ही वाली थी कि आवाज आई, वेडिंग शुरू होने वाली है, ब्राइड को रेडी होना चाहिए। सू वानड्रो जो बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी, उसने अपना पैर पीछे खींचा और वेडिंग हॉल की तरफ मुड़ गई। उसे जाते देख बटलर ने चैन की सांस ली। हॉल में सॉफ्ट पियानो म्यूजिक प्ले होने लगा। सू वानड्रो स्टेज के एंड पर खड़े सॉन्ग जिंगयान को देखती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सॉन्ग जिंगयान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसके चेहरे की खुशी छुप नहीं रही थी। पर अजीब बात थी, सू वानड्रो के माइंड में अचानक मेरी इमेज आ गई।
वो सोचने लगी कि अगर मैं ग्रूम वाले सूट में होता तो कैसा लगता। मैं हमेशा से नटखट था, शायद मैं कोई बोरिंग फॉर्मल सूट नहीं पहनता, बल्कि अपना फेवरेट ब्लैक एंड गोल्ड सूट पहनता। और मैं सॉन्ग जिंगनियन की तरह अपनी जगह खड़े होकर उसका वेट न करता, बल्कि मैं खुद दौड़कर उसके पास जाता। मेरे चेहरे पर सॉन्ग जिंगनियन जैसी शर्मीली स्माइल नहीं होती, बल्कि मैं पूरे दिल से खुलकर हंसता और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता। शायद वो अपने ख्यालों में इतनी खो गई थी कि जब प्रीस्ट ने पूछा कि क्या वो सामने खड़े ग्रूम को अपना पति मानती है, तो उसने सबकॉन्शियसली मेरा नाम बोल दिया। उसके हाथ में माइक था और उसकी आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी। गेस्ट्स पहले तो शॉक हुए, फिर गॉसिप करने लगे। शाओयू, क्या वो सू फैमिली का अडॉप्टेड बेटा नहीं है? मिस सू ने उसका नाम क्यों लिया? फ्रंट रो में बैठे दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स का फेस एकदम उतर गया। सू डैड और मॉम पैनिक में आ गए। वो टेंशन में अपनी बेटी को देखने लगे। इतने क्रिटिकल मोमेंट पर इसने ये क्या गलती कर दी। वहीं सॉन्ग फैमिली के पेरेंट्स का फेस गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने पलटकर सू पेरेंट्स से एक्सप्लेनेशन मांगी। स्टेज पर मेरा नाम सुनकर सॉन्ग जिन्यान का फेस पेपर की तरह वाइट हो गया। उसने अपनी पैंट्स को मुट्ठी में कस लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, वानरू तुम ये क्या कह रही हो? उसने घबराहट में सू वानरू का हाथ पकड़ना चाहा। बस एक आखिरी स्टेप बाकी था और वो हस्बैंड वाइफ बन जाते। उसने शाओयू का नाम क्यों लिया? अगर पहले कभी ऐसा होता तो सू वानरू तुरंत बात को संभाल लेती और इसे एक स्लिप ऑफ टंग बता देती। पर आज वो बस स्टेज के नीचे खड़े गेस्ट को घूर रही थी। कुछ नोन फेस थे, कुछ अननोन, पर उसे वो एक इंसान कहीं नहीं दिखा जिसे वो ढूंढ रही थी। और अगले ही पल उसने पीछे से आ रही सारी आवाजों को इग्नोर किया और स्टेज से नीचे उतरकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगी। सैकड़ों लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे। किसी की आवाज में गुस्सा था, किसी में दुख और किसी में बेबसी। पर उसने पलट कर नहीं देखा और सीधा वेडिंग हॉल से बाहर निकल गई। सॉन्ग जिंगनियन ने सबकॉन्शियसली उसके पीछे भागना चाहा, पर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरे हॉल में कियास मच गया। सू वानरो ने अपनी कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से एक्सेलरेटर दबाकर सू हाउस की तरफ भागने लगी। उसे सुबह वाला मेरा वो आखिरी लुक याद आ रहा था, वो पुराने येलो पेजेस वाला नोट याद आ रहा था और बटलर की आंखों में छुपा वो डर याद आ रहा था। एक बहुत ही भयानक फीलिंग उसके दिल में घर कर गई थी। कार सीधा सू हाउस के गेट पर रुकर उसने कार को ठीक से पार्क भी नहीं किया और सीधा विला के अंदर भागी। वो 2 फ्लोर्स की स्टेयर्स को कूदते हुए पार कर गई और सीधा मेरे रूम के सामने जाकर एक झटके से डोर खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, यहां तक कि मेरा सारा सामान भी गायब था। सू वॉनरू का फेस एकदम डेड हो गया। उसने पास से गुजरती एक मेड को कसकर पकड़ लिया। मेरा भाई कहाँ है? यंग मास्टर तो सुबह सुबह अपना लगेज लेकर घर से निकल गए थे। मैड उसके इस पागलपन से डर गई थी। सू वॉनरू के दिल में भरा वो डर अब रियलिटी बन चुका था। उसने मेड को धक्का दिया और पागलों की तरह स्टेयर्स से नीचे भागने लगी। तभी सामने से गुस्से में आग बोला होते हुए सू मॉम और डैड आ गए। रुक जाओ, सू वांड्रो ने उनसे बचकर भागने का ट्राई किया, पर उसका पैर स्लिप हुआ और वो स्टेयर्स से नीचे गिर गई। सू डैड ने जब ये देखा तो डर के मारे उनकी सांसें रुक गईं और वो ऑलमोस्ट फेंट हो गए। आज एक वेडिंग का शुभ दिन था। किसने सोचा था कि ऐसा भयानक ड्रामा हो जाएगा। सू फैमिली तुरंत सू वांड्रो को हॉस्पिटल ले गई। इमरजेंसी रूम के बाहर डॉक्टर ने अचानक आकर बताया कि सू वांड्रो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ सुनते ही सॉन्ग फैमिली खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो सब सू वांड्रो के रूम के बाहर जमा हो गए। उन्हें लगा था कि आज की इस हरकत से ये मैरिज हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी, पर अचानक बाजी पलट गई। सू वांड्रो के पेट में सॉन्ग फैमिली का बच्चा था। अब तो वो चाहकर भी कहीं भाग नहीं सकती थी और सबसे ज्यादा खुश तो सॉन्ग जिंगन्यान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान उस पर इतना इतना मेहरबान होगा कि ठीक ऐसे नाजुक मोमेंट पर उसे एक बच्चा दे देगा। जब सू वांड्रू को होश आया तो उसने देखा कि सब उसे ऐसे घेर कर खड़े थे जैसे वो कोई नेशनल ट्रेजर हो। वांड्रू, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे रिस्क नहीं ले सकती। अब तुम होश में हो तो जिंगन्यान से माफी मांग लो। तुम्हारी वजह से वेडिंग में जो तमाशा हुआ उससे जिंगन्यान को बहुत। सू वांड्रू ने किसी की बात नहीं सुनी और मुझे ढूंढने के लिए बेड से उठ गई। पर सू डैड ने उसे भागने का कोई चांस नहीं दिया। उन्होंने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उसे कंट्रोल करें, पर सू वांड्रू पागलों की तरह उनसे लड़ रही थी। ये गुस्से से लाल हो गए। ना समझ लड़की, तुम आखिर चाहती क्या हो?